नमस्कार दोस्तों। आज का नया क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपका ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 क्लास 7, दैट इज योर चैप्टर रिगार्डिंग वाटर, पानी। इसी चैप्टर से जुड़े हुए आपको और भी काफी डिस्क्रिप्टिव क्लास जो है क्लास 10th में दोबारा आप लोगों से मुखातिब होगा। वहां पर इस पर्टिकुलर वाटर सोर्सेस ये किस प्रकार के लाइफ स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट डालता है और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, सो मेनी थिंग्स टू बी फैक्चुअली included in your class 10 syllabus. So before that, this is the preliminary part of your class 7 that we have aware about water resources and some very important facts related to water. ठीक है, तो जल या पानी से जुड़े हुए जो भी कुछ जानकारियां हैं वो आपके इस चैप्टर के माध्यम से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के जरिए में आवर एनवायरनमेंट में दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि ये जो क्लास है, on completion of your class you have very deeply understood about the chapter and the concept that has been explained in this particular chapter. Okay, before going to our topic, पुराने जैसे मैं आप लोगों को हमेशा समझाता हूं कि टेक्स्ट बुक के रीडिंग और टेक्स्ट बुक के जो एनालिसिस उसका बहुत ही जरूरी है एक स्टूडेंट के लाइफ के अंदर। तो कोशिश कीजिए जितना मैक्सिमम आपके जो सोशल साइंस के टेक्स्ट बुक्स हैं उनको आप हर चैप्टर के साथ रिलेटेड पढ़िए, ठीक है। बिकॉज दिस क्लासेस यूट्यूब notes and other aspects are supporting your teaching learning process, your study, but they have not provide you as much as the conceptual things that has been mentioned in your textbook. तो टेक्स्ट बुक बहुत ही जरूरी है। टेक्स्ट बुक को आप लोग रीडिंग कीजिए, हर चैप्टर के अंदर आप लोग जब अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, रिवीजन करते हैं, साथ में आप अपने एग्जाम के लिए या फिर अपने स्टडी को अगर कंफर्टेबल, अंडरस्टेबल एंड ईज करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार की जो है क्लासेस यूट्यूब के अंदर जो दिए गए हैं उसको आप लोग उसका सहायता ले सकते हैं। Okay, now switch to your topic, that is water, chapter number 5 of your our environment geography class 7. इस चैप्टर के माध्यम से जो जल है या फिर जो वाटर है उसके क्या फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस प्रकार के रिन्यूएबल रिसोर्स के नाते ये हमारे पृथ्वी में पाया जाता है और कुछ फैक्चुअल चीजें हैं वो इस कंप्लीट क्लासेस के दौरान हम लोग डिस्कशन करेंगे और जानकारी लेंगे। उम्मीद करूंगा कि क्लास आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो डू नॉट forget to subscribe and like this particular channel because this YouTube channel is only for all of your students. So dear students, also keep connected with my Telegram channel for the study materials that has been provided in our particular chapter wise and content wise topics. Okay, now in introduction, water is an important element of hydrosphere as it is very important for life or the living world. Our earth is like a terrarium and the water that existed here centuries ago still exists today. In this chapter, we are going to learn about the basic feature and characteristics of the water world. जहां तक हम लोग जानते हैं या समझ पा रहे हैं इस हाइड्रोस्फीयर या वाटर के बारे में हम लोग इससे पहले भी क्लास 6 में पढ़ चुके हैं जहां पर हमें एक टॉपिक मिला था मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ एंड ऑल ऑफ यू आर वेरी अवेयर अबाउट दैट दिस वाटर और दिस हाइड्रोस्फीयर इज वन ऑफ द नॉन लिविंग डोमेन ऑफ आवर अर्थ। ये आपका क्या है, निर्जीव है, इसके अंदर जान नहीं, बट दैट कैन बी सपोर्टेड आवर लाइफ वर्ल्ड और दैट इज योर बायोस्फीयर। तो आपको पता है कि जो तीनों नॉन लिविंग आपके डोमेन अर्थ के हैं वो आपके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, बायोस्फीयर को सपोर्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और अफेक्ट करते हैं।
ठीक है। तो इसी चैप्टर में ऐसे बहुत से कुछ जानकारियां दे रखे हैं जो हमारे ह्यूमन वर्ल्ड या हमारे बायो वर्ल्ड को काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाली चीजें, उनको हम लोग चर्चा करेंगे। सो नाउ इन दिस इंट्रोडक्शन पार्ट वी हैव वेरी क्लियर दैट वाटर दैट इज ये वन ऑफ द मैटर ऑफ लिक्विड इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। और ये हाइड्रोस्फीयर जो है वर्ड आपको पता है, एक ग्रीक वर्ड हुडर से आया हुआ है जिसका मतलब होता है वेपर या आपका लिक्विड कंपोनेंट। ठीक है। अब यहां पर ये दर्शाया गया कि अगर आप पृथ्वी एक मान लीजिए कोई पात्र बन जाता है तो उसके अंदर अगर आप देखोगे कि सबसे ज्यादा प्रोपोर्शनेट का जो है हिस्सा है, हिस्सेदारी है, वो आपका पानी ही है। कैसे है, क्या है, ये आगे और थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स टू लर्न, इस चैप्टर को पढ़ते वक्त हम कई चीजों को ध्यान में देंगे, कई चीजों को चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे और उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। क्या है वो सारी चीजें? स्ट्रक्चर ऑफ वाटर वर्ल्ड, जो उसका बनावट है आपके जल मंडल का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कंपोजिशन ऑफ वाटर वर्ल्ड, जो उसके अंदर आप वेरियस स्ट्रीम्स को देखते हो, वेरियस लेयर्स को, लेवल्स को देखते हो, स्तर को देखते हो, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चेंजेस ऑकर्स इन द वाटर वर्ल्ड, जो आपके जल मंडल के अंदर जितने सारे परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करेंट्स, तो जितने आपके समुद्री तरंगे हैं, जुआर है और साथ में जो आपके समंदर के स्रोत है, उसके बारे में भी हम लोग अभी इसी क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। लास्ट, नेचुरल डिजास्टर एंड फैक्ट इनसाइट। नेचुरल डिजास्टर क्या होता है? जो आपके प्रकृति से जुड़े हुए कोई घटनाएं होता है जो आपका जमीनी बनावट को परिवर्तित कर देता है, उसके अंदर विनाश ले आता है। प्राकृतिक विनाश जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर। और फैक्ट इनसाइट के अंदर कुछ बेसिक चीजें, बेसिक फैक्चुअल चीजें जो आपके इस वाटर वर्ल्ड या हाइड्रोस्फीयर से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ओवरलुक करेंगे। ओके, नाउ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आपका जो वाटर वर्ल्ड है या फिर हाइड्रोस्फीयर है, उसका किस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या लेवल है, क्या लेयर है, किस स्तर से होते गुजरता है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। The earth has been covered by water with 71%, which accounted as 3/4 of the entire earth surface. Due to this, it is called as blue planet. अगर आमतौर पे देखा जाए तो पृथ्वी के अंदर जो है आपका इस जल का जो स्थिति है, लगभग आपके ओवरऑल अर्थ का कंप्लीट एरिया का 71% को कवर करता है। इसलिए क्या है, इसको अगर देखेंगे 3/4 है, 4 हिस्से से 3 भाग है। और यही कारण है कि आपका पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट बोला जाता है, क्योंकि अगर आप सैटेलाइट इमेजेस वगैरह देखेंगे तो एक जो आपको पता है कि समंदर के पानी के अंदर या फिर जितने भी आपके वाटर सोर्सेस है, उसके अंदर ऐसे कुछ आपके केमिकल पार्टिकल्स है जो आपके सोलर रेज से रिफ्लेक्ट होके ऑटोमेटिकली हमें ब्लू विजिबल होता है, बट ऑन में वो ब्लू है नहीं, वो विजिबल होता है विथ कॉम्बिनेशन इंटरेक्शन विद द सोलर रेज। सो दैट्स व्हाई इन कंट्रारी Earth is known as blue planet due to the mass extension of water body throughout the Earth, and that has been accounted for 71%, 71%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर इसको पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखने की कोशिश करें। दूसरा क्या है, ऑन अर्थ 97% वाटर ऑफ हाइड्रोस्फीयर इज सलाइन इन नेचर, फाउंड इन मेजर ओशंस एंड सी, whereas rest 3% becomes fresh water। अगर हम सिर्फ जल मंडल के बारे में हम लोग अगर चर्चा करेंगे तो उसके 100 भाग में से 97 भाग क्या है, आपके समंदर के अंदर जो पानी पाया जाता है वो है, और बाकी जो 3% बच जाता है वो आपके फ्रेश वाटर के अलग अलग सोर्सेस है। उसके बारे में फिर नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्या है, The structure of water world confined with 3 distinct domains such as, तो हाइड्रोस्फीयर तो एक डोमेन है ही है, उसके नीचे जो उसके सब डोमेन्स है उसको अगर देखा जाए तो जल मंडल के अंदर जितने प्रकार के आपके जल के स्रोत हैं वो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो पहला वाला क्या है, ओशन है, महासागर जिनको बोलते हैं। ऑलरेडी इसके बारे में आप लोगों ने पिछले साल क्लास 6 के अंदर पढ़ चुके हैं। दूसरा वाला है आइसबर्ग्स ऑब्लिक ग्लेशियर्स, जो हिम पर्वत होते हैं
या जो आपके बर्फ के चट्टाने होते हैं वो भी आपके इसी सोर्स के अंदर आता है। तीसरा क्या है, रिवर, नदियां। तो कुल मिलाकर अगर देखेंगे, अगर वाटर वर्ल्ड के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो ये तीनों सबसे आपके मुख्य पायदान के अंदर आएंगे। ठीक है, अब आते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है, बनावट, किसी भी चीज की बनावट। जैसे ह्यूमन एनाटोमी हम बोलते हैं, तो इंसान के शरीर की जैसे बनावट है, तो उसके अंदर उंगलियां हैं, आंख है, नाक है, जीभ है, कान है, तो ये सारे उसके क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन से, कुछ इंटरनल ऑर्गन से, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ह्यूमन बॉडी बना है। तो इसमें से किसी एक को हटा दो तो आपका बॉडी इनकम्प्लीट है। तो सेम चीज आपके वाटर वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके खुद के बनावट में कई सारे चीजें इसका क्या है, इसको कंपोजिट करता है, इसको बनाता है, इसको बनावट के अंदर मदद करता है। तो क्या क्या चीजें हैं, the composition or the distribution of the water can be explained as per their distinct features। क्या है वो फीचर्स, पहले वाले में आता है ओशेन्स, जिसके अंदर महासागर है, और महासागर का अगर हम प्रतिशत में देखेंगे, परसेंटेज में देखेंगे तो 97.3% है। नेक्स्ट क्या है, आइस केप्स ऑब्लिक ग्लेशियर्स, नेक्स्ट ग्राउंड वाटर, नेक्स्ट फ्रेश वाटर लेक्स, inland seas and salt lakes, atmospheric vapors and rivers. So these are the compositionary element of water world or hydrosphere। एंड ओवरऑल अगर देखेंगे ये 100% होता है। तो अगर देखिए कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि अमेजन रिवर, देन नाइल रिवर, देन गंगा, ब्रह्मपुत्र, दीज आर वेरी बिग रिवर्स, तो हम काफी सरप्राइज होते कितने बड़े बड़े नदी। बट देखिए कि इन द कंट्रारी द रिवर हैज कंस्टिट्यूएंट ओनली 0.001%, मतलब सबसे कम प्रतिशत अगर आता है नदी आता है, सोचिए। और यही आपका मेन सोर्स ऑफ डोमेस्टिक अब्लिक ड्रिंकिंग पर्पज वाटर के अंदर आता है, तो कितना कम है। और दैट्स व्हाई एट द प्रेजेंट सिनेरियो वी हैव फेसिंग द वाटर स्केर्सिटी प्रॉब्लम। कुछ इसके अंदर ऐसे भी फैक्चुअल चीजें हैं जिसको आपको मतलब एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। समंदर का पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो खारा होता है और नमकीन वाला होता है। एंड एट द प्रेजेंट टाइम देयर शुड बी नो टेक्निकल एंड साइंटिफिकल equipment or one kind of creation that has been injected by the science कि we have to convert the ocean water from ocean water to a fresh water। आज तक ऐसे कभी साइंटिफिक आपके कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ मशीनरी, कुछ इक्विपमेंट ऐसे बने ही नहीं है जिससे आपका समंदर पानी को क्या है, आपके फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाए। So still that has been a conditions of a potential resource, क्योंकि उसके डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, still not used। तो ये देखिए, तो इसी वजह से हमें पता चल जाता है कि कंपोजिशन क्या है और उस कंपोजिशन का इम्पैक्ट हमारे बायोस्फीयर के ऊपर क्या है। Hopefully all of you have understood what we have taught till now। यहाँ तक का जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट, चेंजेस ऑकर्स इन वाटर वर्ल्ड, परिवर्तन या बदलाव आते क्या है आपके इस जल मंडल के अंदर या तो इस हाइड्रोस्फीयर के अंदर, तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला वाला क्या है, द प्रोसेस बाय व्हिच वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। जो एक चक्र, एक जो आपका परिवर्तन का चक्र बनता है जिसके जरिए से आपका जो पानी है वो अपना जो है रूप को बदलता है और सर्कुलेट होता है। कैसे, आपके समंदर से आसमान में, आसमान से फिर जमीन में। तो यहाँ पर जो अपना एक नेचर को, अपना एक प्रकृति को, अपना एक जो क्या कहते हैं कैरेक्टर को जो बदल देता है, तो कंप्लीट इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। इट मीन्स व्हाट, यू हैव जस्ट फाउंड दैट देयर शुड बी ए डिस्टिंक्ट चेंज ऑफ फॉर्म इन द वाटर। जब ये ओसेन के अंदर रहता है तो वहां पर प्योरली लिक्विड और वाटर फॉर्म में रहता है, और वहां से जब ये एटमॉस्फेयर में जाता है, दैट कैन बी कैरेक्टराइज विद प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन, जो नीचे वाले में एक्सप्लेन किया हुआ है। थोड़ा उसको भी देखते हैं, उसके अंदर क्या डिस्कशन में दिया हुआ है। द सन्स हीट कजेस evaporation of water into vapor। When the water vapor cools down, it condenses and forms clouds। After extreme saturation,
This condensation form fall on land or sea in the form of rain, snow or sleet. This process continuously circulation of water is called water cycle. तो ऊपर जो हम लोगों ने डेफिनेशन में हमने देखा कि जल जो है अपना परिवर्तन करता है प्रकृति में, अपने आकृति में, दोनों में, नेचर एंड कैरेक्टर दोनों में जो परिवर्तन करता है और उस एक साइक्लिक मोशन में एक सर्कुलेट होता है, तो उसी को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। बट होता कैसे है? सूरज की रोशनी की जो टेम्परेचर और ताप से क्या होता है, ये जो समंदर है, जितने भी आपके वाटर सोर्सेस हैं, वहां से वो वेपोरेशन होके, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एवापोरेशन, जल बाष्पीकरण, तो वहां से होके क्या है, ये आपके एटमॉस्फेयर में पहुंचता है, वायुमंडल में पहुंचता है। और वायुमंडल में क्या है, जैसे धीरे धीरे ठंडा होता है तो फिर एक कंडेंसेशन प्रोसेस में चले जाता है, ठीक है ना, घनीभूत हो जाता है। और वहां पर क्या है, ये घनीभूत होने के बाद आपके क्लाउड्स, आपके बादल बनाते हैं। और ये बादल में जब अपने होल्डिंग कैपेसिटी जब होता है, आपका पानी को होल्ड करने वाला, वेपर्स को होल्ड करने वाला जो कैपेसिटी होता है, जब उसके बियॉन्ड चले जाता है, मतलब सैचुरेशन, एक्सट्रीम सैचुरेशन पॉइंट को क्रॉस कर जाता है, तो यही कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ वाटर क्या करता है, आपका वापस प्रिसिपिटेशन के माध्यम से, जो हम लोगों ने अभी एयर वाले चैप्टर में पढ़ा था, मतलब आपके जो प्रिसिपिटेशन के माध्यम से क्या है, प्रिसिपिटेशन के कई प्रकार हैं, जैसे हमने पढ़ा था, एक रेनफॉल होता है, एक स्नोफॉल होता है, एक स्लीट होता है, एक ड्यू होता है, एक फॉग होता है, ठीक है ना, एक स्मोक होता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डायमेंशन से प्रिसिपिटेशन, तो उसी के माध्यम से क्या करता है, ये अपने धरती लैंड मास के ऊपर दोबारा वापस आता है। तो कुछ हिस्से पेड़ पौधे के अंदर रह जाते हैं, कुछ हिस्से जमीन के अंदर अंडरग्राउंड में चले जाता है, और कुछ हिस्से वापस समंदर या फिर नदी में चले जाते हैं। तो ये जो कंप्लीट साइक्लिक सर्कुलेशन किया है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड योर वाटर साइकिल। होपफुली ऑल ऑफ यू हैव वेरी keenly understood about what we should discuss in this particular कंसेप्ट। यहां तक का जो वाटर साइकिल को मैंने चर्चा किया, डिस्कशन किया, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। पहले ये आपका जल वाष्पीकरण होगा, फिर उसके बाद घनीभूत होगा, फिर घनीभूत होने के बाद क्या है, फिर बारिश के माध्यम से फिर दोबारा जमीन में आएगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे जहां तक पता है, ये पर्टिकुलर ज्योग्राफी के अंदर आप लोगों ने कई ऐसे साइकिल्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे इससे पहले आप लोगों ने कौन सा पढ़ा था, रॉक साइकिल, ठीक है ना। तो अभी दोबारा ऐसे आ गया वाटर साइकिल, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चन में कई बार इसके बारे में पूछा जाता है। तो यू हैव टू राइट डाउन ऑल दिस कंसेप्ट्स दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड हियर। तो यहाँ पर एक पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाने का कोशिश किया गया है कि वाटर साइकिल होता कैसे। जैसे आप देख पा रहे हैं कि समंदर का पानी एवापोरेट हो रहा है, फिर वहां पर जाके कंडेंसेशन होकर क्लाउड फॉर्मेशन करता है, फिर दोबारा क्या होता है, प्रिसिपिटेशन जो है आपका, कंडेंसेशन सैचुरेशन पॉइंट में पहुंचता है, और प्रिसिपिटेशन के माध्यम से फिर दोबारा जमीन में आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक इनफिल्ट्रेशन में जमीन में चले जाता है, कुछ ग्राउंड वाटर में चले जाता है, और कुछ डायरेक्ट ही वापस आ जाता है आपका जो ओसेन या रिवर जो भी है उनके सोर्सेस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, अब ओशन सर्कुलेशन जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इसको समझना बहुत जरूरी है, और इससे कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, और आपको इसके बारे में काफी अच्छा अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना जरूरी है। तो पहला वाला क्या है, द कंटिन्यूअस मूवमेंट और सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर इज कॉल्ड एज ओशन सर्कुलेशन। जो एक आपका कंटिन्यूअस मूवमेंट है, मतलब बराबर लगातार जब आपका एक सर्कुलेशन चलता है समंदर के पानी में, ठीक है, तो उसी को ओशन सर्कुलेशन बोला जाता है, ठीक। Whereas ponds and lakes have static in their position, बट अगर आप देखेंगे जो तालाब है, जो झील है, वो अपने जगह पर स्थिर है। तो समंदर और नदी जो है, इनका एक कंटिन्यूअस मूवमेंट चलता है, ये कहीं एक जगह पर स्थिर नहीं होते, बट देयर शुड बी सम एक्सेप्शन। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इंडिया कंटेस्ट के हिसाब से देखेंगे, भारत में क्या 2 प्रकार के आपके नदियों का स्रोत है। एक आपका कौन सा है, जो पेरिनियल सोर्स ऑफ रिवर है, और दूसरा आपका नॉन पेरिनियल है। तो पेरिनियल मतलब क्या है, जिसमें साल भर पानी रहता है, वो आपका नॉर्दर्न हिमालय वाले रिवर सिस्टम है, जहां पर क्या होता है, आपके ग्लेशियर से स्नो मेल्ट होने के बाद पानी आता है, और ऑटोमेटिकली वो अपना क्या मूवमेंट करते हैं। बट ये चीजें जो है साउथ इंडिया में नहीं है। जो मैक्सिमम रिवर आप देखेंगे वो सारे आपके रेन फेड है, बारिश के वजह से होते हैं।
तो कुछ जगह पर ऐसा अबाधे एक्सेप्शन है जो आप वर्ल्ड लेवल में भी देख सकते हैं, बट समंदर का पानी फिक्स है, उसका एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा ही करेगा और वो सर्कुलेशन कंटिन्यूस चलता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, द मूवमेंट और सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर कैन बी क्लासिफाइड एज, तो ये जो लगातार एक आपका मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, एक आपका क्या कहते हैं उसका, लगातार जो मूवमेंट चल रहा है आपका ओशन वाटर का, ठीक है ना, तो इसके उस बेसिस में क्लासिफिकेशन किया हुआ है, जो आप देख पाते होंगे यहाँ पर। सबसे पहले आता है वेव्स, वेव्स का मतलब होता है तरंगे, मतलब समुद्री तरंगे, उसके बाद है टाइड्स जिसको हम ज्वार भाटा बोलते हैं, और आखिरी वाला है करंट्स। ठीक है, तो करंट्स वही है आपका स्रोत, समुद्री स्रोत। तो अभी एक एक करके ये सारे तीनों को हम लोग डिस्कशन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये है क्या, इसके फीचर्स क्या है, इसकी इंपोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले आते हैं वेव्स, समुद्री तरंगे। When the water on the surface of the ocean rises and falls, or the rise and fall of ocean water alternatively is called waves. जैसे हम देख पा रहे हैं कि आपके ये धरती की जो स्तर के ऊपर समंदर पानी का जो आपका उतराव और चढ़ाव, ठीक है ना, राइजेस और फॉल्स का मतलब उतराव और चढ़ाव, मतलब आपका राइज एंड फॉल, ये जब आपका अल्टरनेटिवली, मतलब आपका एक दूसरे का अपोजिट चलता है, एक बार आपका उतराव होगा, एक बार चढ़ाव होगा, एक बार उतराव होगा, एक बार चढ़ाव होगा, मतलब एक तरफ से आप देख सकते हो आपका उठेगा और डाउन होगा, उठेगा और डाउन होगा, ठीक है ना, जैसे आपको पता है। तो उस प्रकार का जो आपका अप डाउन जिसको नॉर्मली भी हम बोलते हैं, ठीक है ना, तो उसी हिसाब से जब आपका राइज एंड फॉल होता है, ठीक है ना, ओशन वाटर के सोर्सेस के अंदर, तो उसी को हम वेव्स बोलते हैं, तरंगे, समुद्री तरंगे। ड्यूरिंग द स्टॉर्म द हाई स्पीड विंड रेज्ड द हाई वेव्स इन ओशंस, दीज में कॉज ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन। तो कभी कभी जो काफी ज्यादा आप लोगों ने देखा होगा कि आपका तूफान आ जाता है, तो तूफान के समय पे ये जो आपके समुद्री तरंगे काफी ऊंचाई तक उठते हैं, और ये कभी कभी इतना ज्यादा विनाश ले आते हैं तटीय इलाके में जो हमारे सोच से परे है। इसके कई सारे उदाहरण हैं, और खास करके ये जो समुद्री तूफाने हैं ये आपके किस हिसाब से होते हैं, खास करके जब चक्रवात आता है जिसको हम लोग साइक्लोन्स बोलते हैं। ऑलरेडी ये साइक्लोन्स के बारे में भी आप लोगों ने थोड़ा सा जानकारी लिया होगा आपके एयर वाले चैप्टर में। इसके ऊपर और आपको विस्तृत जानकारी मिलेगा जब आप लोग क्या है क्लास 9 में एक चैप्टर है क्लाइमेट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, an earthquake, volcanic eruption, or underwater endless current can shift or cause large amount of ocean water. The consequences are so worsened that these high waves accounted a height of 15 meters caused tsunami. The largest tsunami ever measured was 150 meters high. These waves traveled at a speed of more than 7 km per hour. तो खास करके ये जो हम देख रहे हैं कि तूफानी वाला पानी जो आपका समंदर का पानी जो उठता है, ये जो आपका तरंगे उठते हैं इतना हाइट तक, इसके पीछे का प्राकृतिक कारण अगर हम देखेंगे तो भूकंप है, ज्वालामुखी का फटना होता है, और उसके बाद नीचे जो जमीनी स्तर पे आपको पता है एक कॉन्टिनेंटल आपका लैंड मास भी होता है समंदर के नीचे, तो उसके अंदर अगर कुछ आपका भूचाल आ जाता है, कुछ उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है, तो ये आपका क्या करता है, इस प्रकार का समुद्री तरंगों को काफी ज्यादा हाइट पे ले जाता है। तो अनुमान से बताया गया कि जो इससे जो आपका वेव उठता है, ठीक है ना, उसी वेव को बोला जाता है आपका सुनामी। और इस प्रकार के सुनामी जो होते हैं लगभग आपके 15 मीटर हाइट तक होते हैं। ठीक है, द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर, मतलब अभी तक का जो सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला सुनामी अगर रिकॉर्ड किया गया है वो 150 मीटर ऊंचाई वाला था, और जिसका अगर स्पीड देखेंगे 700 किलोमीटर पर आवर था। सोचिए कितना खतरनाक होगा वो नजारा और कितना उसने नुकसान करके चला गया होगा। उसी के ऊपर एक आपका एग्जाम्पल यहाँ नीचे दे रखा है, द सुनामी ऑफ 26 दिसंबर 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India. The Indira Point, southernmost point of India in Andaman Nicobar Island, got submerged after this devastating tsunami. और 26 दिसंबर 2004 का इस सुनामी के बाद जो इंदिरा पॉइंट बोला जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम
सर्दर्न मोस्ट दक्षिणतम जो आपका पोर्शन है जो अंडमान निकोबार में आपका स्थित है, वो समंदर के अंदर क्या है आपका चला गया। सबमर्ज का मतलब समंदर के अंदर चले जाना, ठीक है। तो सोचिए कितना विनाश किया, वो तो जाना तो ठीक है, और कई सारे लाइव प्रॉपर्टी का भी लॉस हुआ था उस टाइम पे। ये एक आपका नेचुरल डिजास्टर भी था और नेशनल कैलामिटी भी था उस टाइम पे। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आएगा कि सुनामी क्या है और सुनामी किससे किस प्रकार के नुकसान आते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा किया गया है। नेक्स्ट, टाइड्स, जिसको हम ज्वार बोलते हैं, ठीक है। तो ज्वार क्या है? द रिदमिक राइज एंड फॉल। रिदमिक मतलब क्या है? एक आपके प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करता है, मतलब एक बार ऊंचा होके आएगा और दूसरी बार फिर मतलब एक बार जैसे वेव्स है वैसे ही टाइड्स है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, बट क्या है? रिदमिक है, मतलब चलता रहेगा, ठीक है, ऊपर नीचे होके। तो ये जो रिदमिक राइज एंड फॉल है ओशन वाटर का, और वो भी आपके दिन में 2 बार ऐसे होता है, ठीक है ना। तो उसी को बोला जाता है 2 बार, मतलब गिनती क्या बोलोगे, एक बार आ गया एक बार चला गया, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? आपका जो लगातार चलता रहता है मोशन पे, ठीक है ना, उठाव चढ़ाव, और दिन में मतलब हर समय पे, एक दिन के अंदर हर समय पे 2 बार आता है। मतलब एक बार आपका क्या होगा? राइज होगा, फिर जैसे वो कोस्टल के तरफ आएगा फिर डाउन हो जाएगा, फिर उसके पीछे से और एक बार राइज होकर आएगा, फिर जैसे कोस्टल एरिया तक पहुंचेगा फिर डाउन हो जाएगा। तो ऐसे चलता रहेगा। मतलब यहां पर समझाने का मतलब ये है कि एक दिन के अंदर इसकी जितने बार फ्रीक्वेंसी बनेंगे, रिदिम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी बनेंगे, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जितने बार ये आपका टाइड्स आएगा उतने बार एक बार अप में जाएगा, और जैसे ये कोस्टल को टच करेगा तो डाउन हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है आपका ज्वार या टाइड्स। क्या है इसके बारे में और थोड़ा सा विस्तृत जानकारी लेते हैं। The high tides occurs when water covers much of the shore by rising to its highest level. The low tides are happens when water falls into its lowest level and recedes from the shore. जो मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले बताया। तो ऊंचाई वाला होता है कि जितना इसके ऊपर हवा, ठीक है ना, और गुरुत्वाकर्षण का फर्क पड़ेगा, गुरुत्वाकर्षण का फर्क पड़ेगा तो उतना ऊंचाई तक जाएगा, और जैसे समुद्री तट तक पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? रिसीड कर जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, अपने आप वहां पर उसका फॉल्स हो जाता है। तो एक डाउन और फॉल ऐसे में चलेगा, ठीक है। द मेजर कॉज ऑफ दिस टाइड इज द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द ओशन सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये एक आपका कॉस्मिक रीजन है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल होता है किसका? सूर्य का और चंद्रमा का, जिसके वजह से आपका टाइड क्या होता है? एक राइज और फॉल को क्या करता है? अपना मेंटेन करता है। क्योंकि जैसे राइज होगा मतलब उसको पुल कौन कर रहा है? आपका मून या तो सन कर रहा है, बट नीचे आपका अर्थ का भी तो ग्रेविटेशन है। तो जैसे आपने देखा होगा एक बॉल या फ्रूट को हम ऊपर फेंकते हैं तो ऑटोमेटिकली नीचे आता है कि नहीं आता? तो आने वाला केस कैसा है? आने वाला उसको खींच रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर जो खींचा तनाव वाला जो केस चला, तो मतलब ऊपर उसको खींच रहा है कौन सा? मून और सन का ग्रेविटेशनल पुल, और नीचे उसको कौन खींच रहा है? जो अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल पुल। तो इसलिए एक बार राइज होता है उनके लिए और डाउन होता है किसके लिए? अर्थ के ग्रेविटेशन के लिए। याद रखना, राइज होगा किसके लिए? स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, और नीचे डाउन होगा किस लिए? अर्थ के आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए, ठीक है। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा कि वेव क्या है और आपका टाइड्स क्या है। अब आगे और बढ़ते हैं, टाइड्स के ऊपर और क्या जानकारी देखते हैं। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन, द मून, द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट इन द हाइट। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये जो दो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, एक निप्पे टाइड्स और एक स्प्रिंग टाइड्स, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये होता कैसे है? ड्यूरिंग द फुल मून, मतलब आपका जो क्या कहते हैं उसको, पूर्णिमा का दिन होता है, और न्यू मून जिसमें आपका क्या अमावस्या होता है। ये दोनों दिन में क्या होता है? आपके जो सूरज और आपका जो चंद्रमा और अर्थ, ये क्या एक ही सीधी लाइन पे रहते हैं, मतलब किसमें? 180 डिग्री में रहते हैं सारे, ठीक है। तो वहां पर उसमें होने की वजह से क्या है? उस दिन सबसे ज्यादा आपके ऊंचाई वाले क्या है?
ज्वार आते हैं, टाइड्स आते हैं, तो इसी को बोला जाता है स्प्रिंग टाइड्स। इसको मैंने इमेज के माध्यम से भी डिपिक्ट किया है, आगे उसके ऊपर देखेंगे। और दूसरा क्या है, सिमिलरली व्हेन द मून इज इन फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, ठीक है, पहला और आखिरी जो क्वार्टर होता है उसके अंदर जब रहता है तो उसी टाइम क्या होता है, इसके जो ओशन वाटर क्या होता है, डायगोनली, ठीक है, डायगोनली अपोजिट डायरेक्शंस। तो डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक राइट एंगल के अंदर ये तीनों आपके क्या हो जाते हैं, मेंटेन हो जाते हैं, सन मून और अर्थ, ठीक है, डायगोनिकली मतलब यहाँ पर सूरज, पृथ्वी और चंद्र, ये तीनों के अंदर अगर आप एंगल क्रिएट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, राइट एंगल्स 90 डिग्री बनेगा। और यहाँ पर क्या होता है, लो ग्रेविटेशनल पुल लगता है, जिसके वजह से क्या होता है, आपके लो टाइड्स उठते हैं, ठीक है। हाई टाइड्स कब होता है, न्यू मून और फुल मून को। और आपका लो टाइड्स कब होता है, जब आपका फर्स्ट और सेकंड लास्ट क्वार्टर वाला आपका होता है, तो इसे बोलते हैं आपका निप्पे टाइड। अब क्या होता है, इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे, जैसे यहाँ पर दर्शाया गया, देखो जो स्प्रिंग टाइड से मैंने जैसे आपको बताया था, तो अर्थ यहाँ पर है, अब सन यहाँ पर है और मून यहाँ पर है। तो जैसे ही आएगा, ठीक है, पूर्णिमा और अमावस्या को, तो उस टाइम पे इतना तेज ग्रेविटेशनल पुल रहेगा कि ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसके अंदर हाई टाइड्स आता है। यहाँ पर जैसे लिखा है लूनर टाइड एंड सोलर टाइड, मतलब जो फुल मून होगा, याद रखना, ठीक है, फुल मून मतलब आपका जैसे अमावस्या होगा तो उस टाइम पे क्या है, आपका पूरा जो है टाइड हाइट पे चला जाएगा। और जब आपका पूर्णिमा होगा, ठीक है, सॉरी, जब आपका पूर्णिमा होगा तो यहाँ पर जैसे सोलर टाइड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप अगर देख पा रहे होगे तो काफी ज्यादा आपका ग्रेविटेशनल पुल है। और जैसे लूनर टाइड होगा, मतलब यहाँ पर क्या होता है, सूरज की परछाई इसमें गिरता है तो ऑटोमेटिकली ये इसका क्या है, शैडो बन जाता है। तो न्यू मून मतलब आपका जैसे क्या अमावस्या, तो यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है। बट निप्पे टाइड में क्या होता है, आप देखो तीनों की तीनों आपका डायगोनल है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर अगर आप देखोगे, जैसे थर्ड क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर के बारे में बताया, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका लो टाइड्स क्रिएट होता है। ये डायग्रामेटिकली आप लोगों को यहाँ दिखाया गया है, तो यहाँ से आप समझ पाएंगे। तो निप्पे टाइड क्या होगा, जब डायगोनली आपका क्या है, राइट एंगल में आएगा, याद रखना, डायगोनली राइट एंगल में आएगा। और स्प्रिंग टाइड क्या है, एक सिधाई पे, इन ए पर्टिकुलर लाइन, जब तीनों अगर अवस्थित होंगे तो उस टाइम पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो और एक उसका इमेज दिया हुआ है। अब आते हैं ओशियन सर्कुलेशन के अंदर दूसरा कुछ, रिजल्ट्स ऑफ टाइड्स एंड वेव्स। जो समुद्री तरंगे हैं, मतलब ज्वार और भाटे का क्या असर पड़ता है आपके ओशियन सर्कुलेशन के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो पहले वाला क्या है, ड्यू टू द हाई टाइड्स इट्स हेल्प्स फॉर नेविगेशन, मतलब आपके समंदर को क्या है, आपके जो जहाजों को समंदर के अंदर में आराम से जाना और वहां से वापस आने में मदद करता है। क्योंकि ज्वार भाटा क्या करता है, मेंटेन करता है आपका किसको, आपके जहाजों की स्पीड को, ठीक है। तो नेविगेशन के लिए काफी अच्छा होता है। द सब्सिक्वेंट, अगर अगर जैसे मान लीजिए कि आपका टाइड आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके ज्वार और भाटे से क्या उसी स्पीड के हिसाब से क्या वापस आ जाएगा। अगर अंदर जाना है तो ऑटोमेटिकली वो ढकेल लेगा उनको, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या है, आपके जहाजों को काफी मदद मिलता है समंदर में जाना और वापस अपने तट में वापस आना। The subsequent raise in the water level close to the source which helps the ship to arrive at the harbor more easily, जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है। Spring tides also helps in fishing, आपको पता है कि जब आपका ज्यादा बड़े बड़े ज्वार आएंगे तो पानी काफी ऊंचाई तक उठेगा, और समुद्र के पानी में ऐसे होता है कि मच्छी जो होते हैं इस ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा वो भी पानी के साथ काफी ऊंचाई तक आ जाते हैं। तो उसी टाइम पे क्या अगर देखोगे कि सबसे ज्यादा क्या होता है, मच्छी पकड़ में आ जाते हैं। High tides enable fish with the deep force of water pushed towards the shore, which help fishermen to harvest variety of fishes for the seafood ready. तो खास करके इसी दौरान क्या होता है, काफी ज्यादा क्या है, आपके मच्छी को पकड़ा जाता है एज ए आपके सी फूड की से, समुद्री जो खाने के पदार्थ के हिसाब से। द कंटिन्यूअस राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर एट द प्रेजेंट टाइम यूज्ड टू जनरेट टाइडल इलेक्ट्रिक पावर, ए सब्स्टिट्यूट टू नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। आज की डेट में ये जो आपके ज्वार और भाटे वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये एक आपका क्या है, ये आपका एक ऐसा संपदा है जो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने में, उत्पन्न करने में काफी ज्यादा मदद करा है, जिसको हम बोल रहे हैं टाइडल इलेक्ट्रिक पावर।
और ये एक सब्स्टिट्यूट मतलब एक विकल्प है। किसका विकल्प है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब आपके अपारंपरिक जो आपके ऊर्जा का स्रोत है, समझ में आया? अपारंपरिक जो ऊर्जा का स्रोत है उसका एक विकल्प है। तो पारंपरिक कौन सा है? जैसे आपका कोयला हो गया, जैसे आपका पेट्रोलियम हो गया, और तीसरा हो गया आपका नेचुरल गैस। तो ये तीनों क्या है? आपके पारंपरिक है, ये कई जमाने से चलते हुए आ रहे हैं। बट ये आपको पता होना चाहिए, ये तीनों की जो क्वांटिटी है स्थिर है और इनको दोबारा रिन्यू होने में समय लग जाता है। तो अपारंपरिक जो स्रोत है आपके ऊर्जा के, उसका एक विकल्प है ये आज की डेट में। कई जगह पर इसके ऊपर क्या है? आपका प्रोजेक्ट बन चुका है। और क्या है, थोड़ा जानकारी लेते हैं। अब आते हैं ओशन करेंट्स। ठीक है, करेंट्स क्या होते हैं? आपके समुद्री स्रोत, ठीक है ना, बहाव जिसको बोलते हैं, समुद्री बहाव। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। दिस इज द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कंस्टेंटली, flows from one place to another place in a definite direction। एक जगह से दूसरी जगह पर अपना एक खुद की स्पीड से जब आपके समंदर का पानी मूव करता है, ठीक है, स्थानांतरित होता है, और ये कंटिन्यूअस है, लगातार चल रहा है, ये कहीं बीच में रुकावट नहीं होता, तो इसी को आपका समुद्री स्रोत बोला जाता है। और क्या है इसके बारे में जानकारी? द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओशन करेंट्स आर, तो समुद्री स्रोत की क्या क्या है आपके खास जो विशेषता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। देयर आर टू ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ ओशन करेंट्स सच एज वार्म ओशन करेंट्स एंड कोल्ड ओशन करेंट्स। और अगर आप देखेंगे कि जो समुद्री आपके बहाव है, स्रोत है, इसके दो प्रकार का है, एक आपका गर्म वाला है और एक आपका ठंडा वाला है। ठीक है, generally the warm ocean currents originate near the equator and move towards poles, whereas the cold ocean currents originate from polar and subpolar region move towards tropics। ये एक दूसरे के अपोजिट है। जो गर्म वाले समुद्र के स्रोत है वो कहां से? वो आपके क्रांतीय या फिर आपके जो प्रधान मध्यांतर रेखा है वहां से, मध्यांतर रेखा बोला, आपके इक्वेटर से होते हुए आपके मुख्य अक्षांश से होते हुए आगे तक निकलेंगे। और आपका जो कोल्ड ओशन करंट है ये आपके ध्रुवीय या फिर उपध्रुवीय इलाके से आपके क्या करते हैं? क्रांतीय इलाके के तरफ, ठीक है, ट्रॉपिक्स के तरफ क्या करते हैं? अपना सर्कुलेशन करते हैं, मूव करते हैं। और क्या है? The movement of warm and cold ocean currents occur due to the uneven distribution of air circulation, prevalence of high and low air pressure zone। तो वायुमंडल के चाप के बारे में, दबाव के बारे में आपने ऑलरेडी अपना जो एयर वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। तो जो हवा का जो एक सर्कुलेशन होता है, जो मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरे जगह के लिए, कहीं आपका तेज हवा बहता है और कहीं आपका बहुत ही धीरे आपका हवा बहता है। तो इसी की हवा के बहाव के हिसाब से, और हवा का बहाव किसके ऊपर निर्भर करता है? वायु चाप के ऊपर, वायु के दबाव के ऊपर। तो ये कुल मिला के उसी के हिसाब से आपके वार्म और कोल्ड ओशन करंट क्या है? अपना मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो आपके क्रांतीय इलाके है, तो यहाँ जाहिर सी बात है गर्मी ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो जहां पर आपका क्या होगा? हाई प्रेशर जोन होगा, तो वहां से हवा आपका क्या है? क्रांतीय इलाके की तरफ आएगा। तो जैसे आएगा तो वहां से जो समुद्री स्रोत को वो भी वापस लेके आएगा क्रांतियों की तरफ। और सेम यहां से जब आप ध्रुवीय इलाके की तरफ होगा, क्योंकि गर्म है, तो वहां पर क्या है? ऑटोमेटिकली जब आपका लो प्रेशर क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिकली वहां भी उसका सर्कुलेशन मूव हो जाता है। तो इसलिए अनइवन है, मतलब बराबर नहीं है। The cold currents carry water from polar to higher latitudes to tropical और lower latitudes, जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले चर्चा किया। The ocean currents deeply change or affect the temperature conditions of the nearby coast। जो समुद्री स्रोत आपका बहता है, निरंतर बहता रहता है, कंटिन्यूस बोला ना मैंने, निरंतर बहता रहता है, ये आपके समुद्री जो इलाके हैं, जो तटीय इलाके हैं, उसके तापमान को और मौसम को बदलने में काफी कारगर है, काफी सक्षम है। कैसे? अगर गर्म वाला आपका समुद्री स्रोत आपके ठंडे वाले इलाके की तरफ गुजरता है तो वहां के टेम्परेचर में जो आपका ठंडापन होता है उसको खत्म कर देता है, वहां पर आपका टेम्परेचर नॉर्मल या फिर कंफर्टेबल हो जाता है। और जहां पर आपका ठंडे वाला समुद्री स्रोत तटीय इलाके में आ जाता है तो वहां पर क्या है? मौसम को बदल देता है, ठंडा कर देता है, तो वहां का वातावरण भी
नेगेटिव या अपोजिट हो जाता है। Whereas the warm and cold current merged or meet zero visibility flux occurred, which also provide the best fishing grounds of the world। और ये भी देखा गया है जहां पर आपके ठंडे और गर्म वाले दोनों समुद्री जो स्रोत मिलते हैं, वहां पर किस प्रकार की जो है सिचुएशन क्रिएट करता है, किस प्रकार का वातावरण आपका बनाता है, इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा जीरो विजिबिलिटी फॉग। मतलब जो कोहरा उसके अंदर आता है, कोहरापन आप लोगों ने देखा होगा, जीरो विजिबिलिटी, दिखता नहीं है आर पार, उस प्रकार का सिचुएशन क्रिएट कर देता है। और वही इलाका आपके विश्व के अंदर सबसे ज्यादा मच्छी पकड़ने वाले इलाके के अंदर आता है। तो ऐसे कौन से जगह है? साउथ चाइना सी इलाका है, जापान सी और कैलिफोर्निया कोस्ट है। तो यहां पर क्या होता है, कुछ आपके कोल्ड और आपके वार्म करंट आपस में मिलते हैं और सबसे ज्यादा फिशिंग सेंटर बना हुआ है। It is also observed that due to the intermix of this warm and cold current, the weather condition becomes so worsen and difficult for navigation। तो इसी की वजह से क्या है, जहाज का आना जाना और खास करके जो उस इलाके का वातावरण को काफी ज्यादा बदल देता है और खराब कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ आप देख पाएंगे जो आपके कुछ ओशन के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, और खास करके जो यहाँ पर ओशन और सी के बारे में आपका डिस्कशन किया। जैसे आप देख पा रहे होंगे, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, साउथ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक, आर्टिक ओशन, इंडियन ओशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दूसरे भी सागर वगैरह यहाँ पर दिखाया गया है। और डोंट बी पैनिक अबाउट दिस, ऑल these things are maintained in our study notes and which has been circulated in our telegram group। तो वहां पर आपको मिल जाएगा, आप आराम से इसको वहां से प्रोक्योर कर सकते हैं और अच्छी तरह से वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ओशन सर्कुलेशन के अंदर और क्या है, आप लोग देख पाएंगे ये। और अभी देखते हैं कि हमारा यहाँ पर एक मैं जो मैप के अंदर आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जो यहाँ पर आपका कोल्ड करंट और वार्म करंट, तो जितने आपके रेड एरो के अंदर है वो सारे आपके वार्म करंट है, और जितने आपके ब्लू एरो के अंदर है वो सारे आपके कोल्ड करंट है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कितने यहाँ पर कोल्ड है और कितने आपके वार्म है। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके मैप पॉइंट ऑफ व्यू में जो एग्जाम में आते हैं, या तो फिर आपके जनरल नॉलेज या फिर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको क्या है, काफी मददगार होगा। जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे ये क्या है, जैसे हम्बोल्ट है जिसको पेरुवियन करंट बोलते हैं, ये आपका कौन सा, ये कोल्ड करंट है। सेम कैलिफोर्निया जो करंट है आपका, वो भी आपका कोल्ड करंट है। अब वहां पर आप देखो जैसे नॉर्थ पैसिफिक डीप है, ठीक है, उसके बाद इक्वेटरल करंट है, ये दोनों आपका गर्म है। ब्राजीलियन जो करंट है वो आपका वार्म है, और बेंगुएला जो करंट है वो आपका कोल्ड है। सेम आप देखोगे गल्फ स्ट्रीम जो है वो आपका क्या है, वार्म करंट है। और लाब्राडोर और कैनारीज जो है ये आपके कोल्ड करंट है। सेम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है कोल्ड करंट है। यहाँ पर देखिए जो मोजाम्बिक है आपका, वो आपका कौन सा है, वो आपका वार्म करंट है। बट वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है वो देखिए कोल्ड करंट है। सेम ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है ये वार्म है। सेम क्यूरोसियो जो करंट है वो आपका देखिए कि वार्म करंट है। और करलाई जो है आपका, ये आपका कौन सा है ना, कोल्ड करंट। और यहाँ पर देखिए जो आपका क्यूरोसियो और करलाई जो करंट दोनों है, तो ये दोनों कहां पर मिल रहे हैं आपके, जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था, साउथ चाइना सी और जापान सी, तो दोनों वहां पर मैप के अंदर है। तो इसीलिए वहां पर इस प्रकार का फिशिंग पॉइंट बना हुआ है। सेम यहां भी देख सकते हैं नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट में और कैलिफोर्निया जो इक्वेटोरियल करंट के अंदर, तो दोनों वार्म और कोल्ड मिल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वहां पर आपका क्या है, वर्ल्ड के बेस्ट फिशिंग पॉइंट मिलेंगे। सेम यहाँ पर भी देख सकते हैं लाब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम, दो हाँ मतलब एक हाँ आपका वार्म और कोल्ड करंट क्या है वहां पर मिक्स हो रहे हैं। तो दीज आर द बेस्ट फिशिंग पॉइंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहां पर उसको दिखाने का कोशिश किया मैंने। नेक्स्ट यहाँ पर आपका दिखाया सारे का नाम लिखा हुआ, ये काफी आपको मदद करेगा, इसको आप लोग स्टडी नोट से देख सकते हैं। जितने आपके कोल्ड करंट है उनके नाम लिखे, और जितने आपके वार्म करंट है वो यहाँ पर आपके नाम लिखे। तो टोटल आपके 8 कोल्ड करंट है और टोटल 22 आपके वार्म करंट है। ठीक है, नेक्स्ट। और जो हम लोगों ने फिशिंग पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया था वो इसी मैप के द्वारा आपको दर्शाया गया है, इसको आप स्टडी नोट से देख पाएंगे। ठीक है, ये दे रखा है आपका फिशिंग पॉइंट वाले जितने भी दोनों मैप के अंदर आप देख पाओगे। ठीक है,
अभी इसको क्या है, थोड़ा गूगल इमेज के जरिए में मैंने दिखाया। जैसे यहाँ पर देखो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ये सारे आपके फिशिंग पॉइंट्स। यहाँ पर जैसे आप मेक्सिको में देख पा रहे हैं, सैन फ्रांसिस्को, ले वेगास, लॉस एंजलिस, ये सारे। ठीक है, अब आते हैं फैक्ट इनसाइड। इस चैप्टर के अंदर में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स है जिनको जानना बहुत जरूरी है। क्या क्या है थोड़ा देखेंगे। टेरेरियम क्या होता है? इट इज एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। तो ये एक प्रकार का आपका बर्तन है जिसके अंदर क्या है, आप जो है अप्राकृतिक तौर पे किसी भी पेड़ पौधे को लगा सकते हो। ठीक है। salinity, next, it is the amount of salt in gram present in 1000 grams of water। very very important, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। 1000 ग्राम जो समंदर के पानी के अंदर जितना क्वांटिटी का आपका सॉल्ट, नमक होता है, उसको salinity बोला जाता है। the average salinity of the ocean is 35 part per 1000। मतलब 1000 जो आपके पानी के हिस्से होते हैं उसमें से 35 जो पार्ट है, 35वां हिस्सा है आपका कौन सा? नमक है। डेड सी इन इजराइल हैज द हाईएस्ट सलाइन वाटर सी ऑफ द वर्ल्ड। जो मृत सागर है वो आपका सबसे नमक पानी वाला, खारा पानी वाला आपका क्या है? सागर है इस पृथ्वी के अंदर, विश्व के अंदर। द salinity of this salinity of this sea is 340 ग्राम्स पर लीटर। मतलब सोचिए कि 1000 में से 35 पार्ट होना चाहिए, 35 ग्राम होना चाहिए, बट 1000 में से 340 ग्राम है। ठीक है, पर लीटर के हिसाब से। तो सोचिए कितना ज्यादा है। ड्यू टू दिस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज सो हाई व्हिच मेक्स स्विमर्स कैन इजीली फ्लोट। तो इसी वजह से जो तैराको होते हैं, जो तैरने वाले होते हैं, उनको काफी ज्यादा मदद करता है तैरने में, क्योंकि काफी ज्यादा इसके पानी के अंदर घनापन होता है। मार्च 22 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आपको इसके बारे में जानकारी रखना चाहिए कि विश्व जल दिवस के मनाया जाता है मार्च 22 तारीख को। Waves are formed when the winds scrape across the ocean surface. The stronger the wind blows, bigger the wave becomes। तो जो तरंगे हैं, समुद्री तरंगे, ये क्या होता है? समंदर के सतह के ऊपर एक प्रकार का आपका क्या होता है? उतार और चढ़ाव है। तो जितना तेज पानी, जितना तेज हवा बहेगा, उतना तेज या उतना ऊंचाई वाला आपका क्या होगा? समुद्री तरंगे होंगे। ठीक है। सुनामी इज ए जापानीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव्स as the harbors get destroyed whenever there is tsunami। वेरी वेरी इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आपके आते हैं। तो सुनामी क्या है? एक जापानीज वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। हार्बर वेव्स का मतलब होता है आपका तटीय तरंग, और यही हार्बर वेव्स क्या होता है? आपका सुनामी जब भी आता है आपके तटीय इलाके का काफी ज्यादा नुकसान कर देता है। ठीक है, और क्या है इसके ऊपर थोड़ा जानकारी लेते हैं। अब देखो जो फॉर्म ऑफ वाटर वगैरह, ये हम लोग थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन में पढ़ लेंगे, जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन किया है। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम देखेंगे वो आता है जैसे वाटर स्कैरसिटी वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जल का जो आज की डेट में आप लोगों का देखने के लिए मिल रहा है, तंगी या अभाव आ रहा है, तो उसको भी दूर किया जा सकता है। और उसके पीछे का कारण क्या है अगर हम देखेंगे, जो वाटर टेबल में गो डाउन इफ द वाटर इज नॉट सफिशिएंटली रिप्लेनिश्ड मतलब उसको अगर भरपाई नहीं किया गया, तो ये वाटर स्कैरसिटी क्यों आया? उसके पीछे का कारण ये है, इट इज ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, डिक्रीज ऑफ सीपेज एरिया फॉर सीपेज ऑफ रेन वाटर, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, डिफोरेस्टेशन एंड स्कैंटी रेनफॉल, सूखापन हो जाना। ठीक है, तो ये सारे कारण क्या है? आपके वाटर स्कैरसिटी का, जल का अभाव जो बना। ठीक है, तो दिस इज ए मेजर प्रॉब्लम ऑफ द प्रेजेंट सिनेरियो। और ये सारी चीज को एक एक करके यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, जो आप देख पा रहे होंगे, इसको पढ़ लेना। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है आप लोगों के लिए इस चैप्टर से जुड़े हुए हैं। और कैसे इसका क्या है आपका वो किया जा सकता है, भरपाई किया जा सकता है। तो नाउ द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, as usual you have your textbook exercise completely explained as per the depicted question। आपके जैसे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में उसी के हिसाब से किया हुआ है, और ये आपके स्टडी नोट के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। सो स्टे कनेक्टेड इन आवर
टेलीग्राम चैनल एज वेल एज इन यूट्यूब। और यहाँ पर क्या है, आपका ये क्लास खत्म हो जाता है और अगले बार एक नया क्लास के साथ आएंगे जिसके अंदर हम काफी अच्छे एडवेंचरस वे में उसको डिस्कशन करेंगे और जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर आपका क्लास आज समाप्त होता है। होपफुली ऑल ऑफ यू हैव एंजॉय द क्लास एंड stay connected, keep connected, and do not forget to subscribe or do like in this channel. Thank you very much. Stay healthy and stay fit. Thank you.